आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। और नदीम भाई नहीं है, वो थोड़े मसरूफ थे, तो आज हम दोनों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी, चाइना एंग्री एट इंडिया ओवर संस्कृत यूज इन G20, व्हाई डज चाइना हेट्स संस्कृत। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मलिक शकलैन इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ संस्कृत जैसी सुंदर भाषा से किस देश को प्रॉब्लम हो सकती है? वेल आंसर है इसका चाइना। मैं पहली बार देख रहा हूं कि कंट्री ओपनली कह रहा है कि संस्कृत का यूज क्यों किया जा रहा है, संस्कृत को यूज मत करिए G20 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ऑल ओवर इंडिया कि चाइना ऑब्जेक्ट्स टू वसुदेव कुटुंबकम, जो आपको पता होगा संस्कृत फ्रेज है फ्रॉम उपनिषद। ये कह रहे हैं कि वासुदेव कुटुंबकम ये आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मत लिखिए, G20 के पेपर्स में इस लैंग्वेज का यूज बिल्कुल भी मत करिएगा ना। प्रॉब्लम यह है कि ये थीम है भारत के G20 समिट का, तो चाइना यहाँ पे आपत्ति क्यों कर रहा है? इंडिया के सामने लॉन्ग टर्म में क्या इसका सोल्यूशन है? बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आई एम श्योर आपने मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा। 4 देशों का ये युद्ध अभ्यास होता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। आपको बताना है कि 2023 का मालाबार नेवल एक्सरसाइज कौन देश होस्ट करने वाला है। ये 10 दिन तक चलेगी ये एक्सरसाइज। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान या फिर USA। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले ना ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि चाइना अकेला देश है जो भारत को रोक रहा है। हालांकि यहाँ पर बात चल रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। मुझे लगा कि अब इस पर क्या वीडियो बनाऊं, आपको ऑलरेडी पता ही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर भारत को परमानेंट सीट से एक देश रोक रहा है तो वो है चाइना। और रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री ने ये बात पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बोल भी दी कि सिर्फ चाइना ही रोक रहा है, बाकी सब कंट्रीज इंडिया को वेलकम करते हैं। और बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, चाइना ना सिर्फ इंडिया को UNSC में रोक रहा है, आप हर तरफ देख लीजिए, चाहे दुनिया को आतंकवाद से बचाने की इंडिया की जो कोशिश है वहां पर चाइना इंडिया को रोक रहा है। जो इंडिया का इकोनॉमिक राइज है उसमें भी चाइना काफी बार रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। और तो और जो भारत में अब बड़े समिट हो रहे हैं ना, उसमें भी चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं से हम ऐसा दिखाए कि इंडिया में यह समिट होस्ट करके गलती करी गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा जब G20 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी कश्मीर रीजन में, चाइना ने इसको बॉयकॉट कर दिया था। हालांकि कुछ और जो नॉन G20 कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे देश जो G20 के मेंबर नहीं हैं, उन्होंने भी इसको बॉयकॉट किया था, मगर चाइना का बॉयकॉट इंटरनेशनल मीडिया ने प्रॉपर्ली कवर किया था। नाउ कश्मीर के बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। जब इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग करी, चाइना ने उसको भी बॉयकॉट कर दिया, कहा कि इसको भी हम अटेंड नहीं करेंगे। अब 2 मीटिंग्स ऑलरेडी ये बॉयकॉट कर चुके हैं। अब ये फाइनली अटैक कर रहे हैं G20 के थीम को कि जी जो आप यहाँ पर थीम यूज कर रहे हो ना G20 का, ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बार मैं चाहता हूँ G20 की वेबसाइट में हम जाएं, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत का थीम क्या है और उस थीम को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। अब इधर आप देख पाओगे, ये है G20 की वेबसाइट और यहाँ पर बीच में आपको दिख जाएगा G20 का इस बार का थीम। आप नोटिस करिए दोनों भाषाओं में ये थीम मेंशन किया हुआ है। एक वासुदेव कुटुंबकम, जिसका एक ब्रॉडर मीनिंग यही है, पूरी दुनिया एक फैमिली है, जिसे आप वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में भी कह सकते हैं। क्योंकि अगेन जो सेंटिमेंट है ना इस फ्रेज का, ये इतना डीप है कि इसकी जो ट्रांसलेशन है ये कई तरीके से आप कर सकते हैं। तो कहीं से ऐसा नहीं है कि ये थीम बाहर के लोग समझ नहीं पाएंगे। कोई अगर संस्कृत नहीं भी बोलता, वो आराम से समझ जाएगा कि इस थीम का मतलब क्या है, व्हाट दिस थीम स्टैंड्स फॉर। अब चाइना ने ना, मैं कहूँगा बहुत लो लेवल वाली इन्होंने हरकत करी है। इन्होंने आपत्ति इसलिए जताई है क्योंकि ये कह रहे हैं कि संस्कृत ना UN की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। ऑफ कोर्स कुछ साल पहले अरेबिक को भी यहाँ पर ऐड किया गया था। तो ये है UN की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। चाइना ये कह रहा है कि जो UN की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उन्हीं भाषाओं में जो डॉक्यूमेंट्स है G20 के, वहां पर सारी जानकारी होनी चाहिए। संस्कृत का कहीं भी यूज करना गलत होगा ना। पहली बात ना, देखो चाइना हर तरफ से गलत है, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। I mean, अगर आपको कभी एविडेंस चाहिए था कि क्या चाइना में इंटरनली इनकी गवर्नमेंट
क्या इंडिया से डीपली नफरत करते हैं, क्या इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है इंडिया का फ्यूचर देखकर। तो ये हमको एक प्रॉपर प्रूफ देता है कि चाइना अंदर से, चाइना की जो सरकार है, इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि पहली बात तो जो भी देश G20 समिट को होस्ट करता है ना, वो थीम अपनी भाषा में बनाते हैं और वो थीम G20 के वेरियस डॉक्यूमेंट्स में एंटर भी होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, 2023 का G20 समिट होस्ट कर रहा है इंडिया, 2022 का G20 समिट होस्ट किया था इंडोनेशिया देश ने। ना इंडोनेशिया कंट्री का भी जो थीम था ना, वो ये था, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, और इन्होंने इंडोनेशियन में भी ये थीम मेंशन किया था। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडोनेशियन भाषा में भी ये आपको थीम मिल जाएगा। और G20 के वेरियस जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसमें भी ओपनली इंडोनेशियन भाषा में ये थीम अवेलेबल था। इनके प्रेसिडेंट ने भी इस थीम को प्रमोट किया था। तो कहाँ से अचानक से चाइना कह रहा है कि नहीं, ये अलाउ नहीं होगा। इट इज़ हिपोक्रेटिकल। जब इंडोनेशिया कर रहा था तब चाइना ने कुछ आपत्ति जताई नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया से कुछ खतरा नहीं है फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल सेंस में। मगर इंडिया को ना ये हर तरफ से डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे मैं आपको इससे पहले भी बहुत सारे G20 समिट्स दिखा सकता हूं जहां पर नॉन यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस का यूज बढ़ चढ़ के हुआ है, थीम में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, कई जगह। तो चाइनीज साइड का जो भी विरोध है, जो यहाँ पे ये इस पर आपत्ति जता रहे हैं, ये क्लियरली इंडिया की प्रति जो इनकी हेट्रेड है इसको दर्शाता है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिस तरीके से चाइनीज को ऐड कर रखा है एज ए यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज, हम संस्कृत को ऐड क्यों नहीं करवा देते। यहाँ पे ना देखो, हमें ये बात समझनी होगी कि संस्कृत को हम प्रमोट नहीं कर रहे यूएन में, मतलब एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारा मेन फोकस है हिंदी की तरफ। आपने इसके बारे में सुना होगा, हमारे विदेश मंत्री ने कहा था 2022 में कि कोशिश की जा रही है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की, वहाँ पर हिंदी को ऐड किया जाए ना। चाइना ये बात भी समझता है कि चाइनीज़ को लेकर, मैंड्रिन भाषा को लेकर पूरा चाइना एक है। मतलब कैंटोनीज आप कह सकते हैं, एक और भाषा है वहाँ पर, वो थोड़ी बहुत बोली जाती है, मगर ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ जो चाइनीज़ लोग हैं वो चाइनीज़ मैंड्रिन के पीछे खड़े हो जाते हैं। मगर इंडिया में ना देखो, लैंग्वेज को लेकर इशू है कि हिंदी को हम बनाए ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की, या फिर किसी और भाषा को बनाए, रीजनल लैंग्वेजेस को बनाए। आपने देखा भी होगा पार्लियामेंट में काफ़ी बार जब सरकार बात करती है कि हिंदी को बनाया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन में, तो इंडिया में ही हम देखते हैं कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस आइडिया का विरोध कर रहे होते हैं। जबकि आप अगर लैंग्वेज स्पीकर्स की लिस्ट के हिसाब से देखो ना, तो हिंदी 100% होनी चाहिए यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नेटिव स्पीकर्स के साथ जो लैंग्वेज है, बिल्कुल ये मैंड्रिन चाइनीज़ है, फिर स्पेनिश आपको मिल जाएगी, फिर इंग्लिश है। फिर एक बात बताइए, नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे रशियन से ज़्यादा तो बंगाली बोलते हैं दुनिया में लोग, मगर फिर भी रशियन को एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। अरबिक का आप देखोगे ना लिस्ट में आपको नंबर मिलेगा 18। दुनिया में तमिल लोग ज़रा बोलते हैं कंपेयर टू अरबिक। फ्रेंच का भी यही केस, फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं। तो हिंदी तो देखिए बिल्कुल मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसके बहुत सारे नेटिव स्पीकर्स हैं, ये बिल्कुल एक ऑफिशियल यूएन लैंग्वेज बन सकती है। मगर इसमें अभी टाइम लगेगा। अभी के लिए जो तरक्की हुई है उसमें यूनेस्को में हमने हिंदी पहुंचा दी है, मगर ओवरऑल हिंदी को एक्सेप्ट करवाने में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगेगा। हालांकि मैं आपको वैसे ये बता दूं, जून 2022 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएन की जनरल असेंबली में। तो इवेंचुअली, हालांकि टाइम लगेगा, मगर इवेंचुअली हिंदी एक यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज बनी जाएगी। इट इज़ प्रीटी मच बाउंड टू हैपन। और रही बात इस थीम की, देखिए चाइना के अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई भी G20 कंट्री इस बात को लेकर ज़्यादा आपत्ति जताएगा। बट देखना होगा कि इवेंचुअली इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होता है, इंडिया यहाँ पर क्या करता है। क्या संस्कृत का ये फ्रेज़ एज ए थीम बना रहेगा या फिर चाइना की सुननी पड़ेगी, इस पर देखिए टाइम बताएगा हमको कि इवेंचुअली इंडिया क्या निर्णय लेता है। ना फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है 10 दिन की, ये कौन सा देश होस्ट करने वाला है 2023 में। सही उत्तर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा इस बार का 10 दिन का मालाबार युद्ध अभ्यास। याद रखिएगा, पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर रहा है, सो दिस इज वेरी मच हिस्टोरिक। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा फ्रीडम सेल एक्टिव हो चुकी है। आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर जो डिस्काउंट पहले काफी कम मिलता था 5-10%, ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाओगे इस वीडियो की, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे लिंक्स।
अगर आप मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम का कोर्स, तो इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट ए मेजर डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख पाओगे जो 36 मंथ का कोर्स है इसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस विल फॉल अ लॉट। सिर्फ 2021 रुपीज़ पर मंथ पे करके आप घर बैठ के कहीं भी अनअकैडमी के कोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 कोड यहाँ पर लगाइए और अपने आप यहाँ पे आपके प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट मैसिव डिस्काउंट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ये एट द एंड फ़ोटो यूज़ किए AI टेक्नोलॉजी है, कुछ भी टाइप करो तो वो मिक्सअप करके फ़ोटो क्रिएट कर देते हैं। जी बाकी जी ये बात तो एक है कि चाइना को संस्कृत से जो लैंग्वेज है इन्होंने G20 की दी है तो उससे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बाइकआउट भी किया। और मैं ये समझता हूँ ज़ाहिर है जो बंदा होस्ट कर रहा है अगर वो अपनी लैंग्वेज में नहीं मतलब लिख सकता तो फिर वो होस्ट किस चीज़ का, होस्ट का काम है कि अपनी लैंग्वेज में भी लिखना, अपनी जो रियल लैंग्वेज है जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके बारे में जो है वो लिख के जो है लोगों को जो G20 है उनको भी पता चले कि इनकी लैंग्वेज ये है। बिल्कुल, तो ये तो ज़रूरी चीज़ है एक। लेकिन इंडिया और चाइना की जो आपसी लड़ाई है ना उसकी वजह से चाइना जो है ना वो काफ़ी चीज़ों में जो है वो इंडिया को वजह मिले ना मिले वजह बना लेते हैं, ठीक है। और इंडिया चाइना को भी कई जगह पे काउंटर करता है क्योंकि वो कोई चीज़ कैंसिल कर दी तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करते वो भी कुछ ना कुछ ना मिले तब इस चीज़ जैसी ये जो इसको कह लें बोंडी हरकत है एक, हाँ ना, तो उस तर्ज का जो है वो ये पकड़ लिया कि वो कहते हैं दुश्मनी और दोस्ती में सब जायज़ है। और आप क्या हुआ है, पसीने आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, गर्मी बहुत है आज। और जो बात है एक कि इंडोनेशिया की, उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज में जो है वो लिखा था तो चाइना उस वक्त नहीं बोला क्योंकि चाइना को उससे गर्ज नहीं है इंडोनेशिया से। चाइना का बॉर्डर लग रहा है इंडिया से और इंडिया से जो जितना भी ये आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसकी वजह से वो इंडिया को कुछ ना कुछ डाउन करने के लिए करेगा ही, कोई ना कोई चीज़ पकड़ेगा ज़रूर। तो पहले भी 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि बाइकआउट कर दिया था उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में भी। तो बाकी एक और बात है कि हिंदी को मैं भी ये समझता हूँ कि हिंदी को जो है वो UN लैंग्वेज होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो क्यों आप समझ लें कि दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो इंडिया में है बाकी मुल्कों की निस्बत। चाइना से अब बढ़ रही है इंडिया की, चाइना से भी ऊपर चले गए अब इंडिया। तो वैसे चाइना देखा जाए तो मैप में भी आपको नजर आता है, नहीं चाइना रकबे के हिसाब से बड़ा है लेकिन आबादी के लिहाज से अब चाइना डाउन होता जाए क्योंकि वहाँ पे ना पता क्या है वो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा करने की जो है ना पाबंदी लगी हुई है चाइना में, 1 या 2 बच्चे ही करते हैं मेरे ख्याल में। उस वजह से आबादी उनकी कम हो रही है। इंडिया में ये सिस्टम अभी नहीं है तो इंडिया की बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इंडिया जो है वो एक पहले नंबर पे आ जाना आबादी के लिहाज। तो वहाँ की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हिंदी, तो उसको भी UN ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। और ये ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने बताया भी कि बाकी जितनी भी ये रशिया है लैंग्वेज वो डाउन है अभी, वो इतने है भी नहीं ऊपर, लेकिन हिंदी का नाम निशान नहीं है। तो हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब एक पूरा मुल्क जो दुनिया से सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, तो वहाँ पे जो है वहाँ की लैंग्वेज जो है वो UN जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं है। ये हैरत की बात है वैसे, तो होना चाहिए उसको भी। और बाकी ये है कि वीडियो डिटेल से बनाई है और पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि चाइना क्यों कर रहा है और ऐसा और क्या क्या कर रहे हैं। तो बाकी मज़ा आया वीडियो देख के और आप लोग मिस कर रहे होंगे नदीम भाई की बातें सुनने के लिए। और बस सब्र करें, कल तक आ जाएगा इंशाल्लाह। और उसको थोड़ा सा मसला है, कोई काम था उसको तो इसलिए वो नहीं आया आज, तो कल आएगा। आप सुन लीजिएगा उसकी। आप भी बड़े खराब हैं, आप भी उसको ही सुनते हैं, हो सकता है नींद पड़े हो उसको। खैर वीडियो अच्छी थी नो डाउट। और मौजू
मैं उस तरह बोलूँगा कि इतनी हाइप करने वाली बात नहीं थी इन दैट वे। मीन्स के चाइना को जो करना है उन्होंने, वो तो आपको पता है कि दुश्मन जो है वो कोई मौका जाने नहीं देता, वो कुछ ना कुछ आपको आड़े टेढ़े जवाब या रोड़े अटकाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। उसकी कोशिश होगी कि दुश्मन को जो तकलीफ़ पहुंचे, और वो कोशिश जो है वो अभी देख लें। अब ये कोई पॉइंट उठाने वाला नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा पॉइंट था नहीं है, वैसे ही है, उसको उंगल आई थी बस चाइना को। उसने एक चीज़ लाइट आउट करके क्रिटिसाइज करना था, बस उसको मौका चाहिए था किसी न किसी तरीके से और किसी वे से, और उसने इस चीज़ को बीच में लेके आए। वो ढूंढ रहे तरीके, क्यों? क्योंकि चाइना को घेरा जा रहा है, दबाया जा रहा है इंडिया में, क्योंकि हर कंपनी जो है उनकी ट्रेडिंग बंद की जा रही है। हर कंपनी को जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसीज़ जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं इंडिया में, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही हैं दिन ब दिन, और उनको वो चीज़ नज़र भी आ रही है। और लास्ट टाइम जो हम वीडियो कर रहे थे जिसमें बताया था कि पाकिस्तान में उन्होंने वो सी पैक का चलाया रूट्स का, वो बड़ी पुराना एक उनका प्लान था कि यार हमारी उधर समुद्र से अगर ट्रेडिंग, वो जो कौन सा इलाका था पहाड़ों के दरमियान जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, वो बंद हो जाएगा, तो प्लान भी उन्होंने रखा हुआ था एक किस्म का। तो मीन्स के वो चल रहा था उनके जहन में, कि अभी भी उनके जहन में ये चल रहा होगा कि हमारी मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और BYD को यहाँ पे आने नहीं दिया, और टेस्ला जो है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको सारी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो वहाँ में वो भी सपोर्ट कर रही है उसको। तो हमारी कंपनी जो है और बैठती जाएगी, और एक बिज़नेस वाली जगह जो है हमारे हाथ से जा रही है, जहाँ पे हम सदियों काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और लेकिन मज़े की बात यह है, पैसा भी इंडिया से लेके जा रहे हैं, और फिर बातें भी खिलाफ इंडिया के कर रहे हैं। तो ये तो दोगली पॉलिसी है। तो बहरहाल इन्होंने जो थीम का वर्ड जो बीच में यूज़ किया, वो उसका मीनिंग भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब उसको रोका जाए, कोई आपके मुखालिफ हो। वो तो अमन की एक आशा का एक पैगाम है, वन नेशन वन फैमिली। हाँ, तो मीन्स के वो एक अमन आशा का पैगाम है, उसमें तो कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है, ना आपको क्रिटिसाइज किया गया, ना किसी और ने एतराज़ नहीं उठाया, और सिर्फ इन्होंने उठाया। और इसकी यही वजह है कि वो दुश्मनदारी, वो बस वो ये चाहता है ना कि ये इनकी संस्कृत जो लैंग्वेज है ये कि कहीं ऑफिशियल ना हो जाए, ऑफिशियल बहरहाल इस चीज़ से डरता है। बहरहाल इंडिया अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट सबको नज़र आ रहा है। और जहाँ पे आप ऊपर जा रहे होते हैं, आप अगर एक बंदे की बात करेंगे, वली की कर ले, मेरी कर ले, हमने तो ऊपर जाना नहीं है। खैर बहरहाल इनमें से हम में से कोई कर रहा हो या आप में से कोई ऊपर जा रहा हो, तरक्की कर रहा हो, तो उसके बहुत सारे दुश्मन उसके सामने आएंगे, बहुत सारी मुश्किलात उसको फेस करनी पड़ेगी। वो जो आने वाला है वो है भी नहीं है उसकी ज़िंदगी में, उसने कभी देखी भी नहीं है, और सोचा भी नहीं कि इन चीज़ों पे भी मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है या कुछ हो सकता है, तो वो भी आपके आड़े आती हैं। तो ये वही चीज़ हो रहा है, और ये कोई एलिगेशन है नहीं है जो इन्होंने लगा दी है। बहरहाल इन्होंने वीडियो अच्छी डिटेल में दी, और मज़ा आया देख के, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। नदीम भाई जो है आ जाएंगे, और क्योंकि सबसे ज़्यादा वही बोलता है बीच में, तो और वैसे भी लोग भी सुनते उसी को ही है ना, मज़ा आता है उनको सुनते हो उसको। हाँ ना, देखते हैं कि इसने क्या छोड़नी है, तो वो कैसे पकड़ेंगे। तो बारह वो नेट लेके बैठे होते हैं कि यार कब ये छोड़े, कब हम पकड़े। तो नदीम भाई अक्सर मौजू से हट के कहीं दूर नहीं, वैसे पता है क्या बात है, मज़ा भी आता है जब बंदे ज़्यादा हो ना, तो वो उनसे बहस करने, वो अपने दिमाग के मुखालिफ हो, मतलब वो हमारी सोच से थोड़ा मुखालिफ हो, अपोजिट हो, तो उसके साथ फिर बहस करते हुए मज़ा भी अपना ही है। बहरहाल वो बोलने दे तो तब अब ये इसका माइंड मेरा माइंड सेम ही है, कोई अपोजिशन नहीं है इसमें, तो फिर वो तकरार के भी मज़ा नहीं आता। तो वो भी कौन सा बोलने देता है, वो बीच में बोलो तो कहता है हाँ मैं ठीक है अगली बार नहीं बोलूँगा। मैंने कहा क्या है यार, मैं तो कह रहा हूँ कि बोलो यार, अपना पॉइंट बोलो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। खैर ये लोग जो तो चलती रहती है, और ये चलती रहेगी। और ओरिजिनल वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।